हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। राइट, एंड आज का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये एक चैप्टर करने के बाद केमिस्ट्री आपकी ख़त्म हो जाएगी एंड विल स्टार्ट विद बायोलॉजी एंड फिजिक्स। चलिए 30 मिनट्स सीरीज़ में देखते हैं हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रो दूंगी। इंट्रो में आई टेल यू क्या क्या चीज़ें, मतलब बेसिकली इस पूरे चैप्टर का इंट्रो ही दूंगी। ठीक है, मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको वर्सटाइल नेचर के बारे में बताऊंगी, मैं आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी, मैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के बारे में बताऊंगी। उसके साथ साथ हम सोप्स एंड डिटर्जेंट की बात करेंगे। ऑल राइट, चलिए सो लेट्स प्रोसीड विद इंट्रोडक्शन। क्या होती है कोवलेंट बॉन्डिंग? कोवलेंट बॉन्डिंग मीन्स बेसिकली जब बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इस बच्चे, बाय शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, आपको म्यूचुअल शेयरिंग लिखेंगे आप तो बेटर रहेगा। ओके चलिए, नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कौन कौन से टाइप होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के? देखो, सबसे पहला होता है आपके पास सिंगल कोवेलेंट। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट का मतलब क्या हुआ? यानी कि सिर्फ एक ही बॉन्ड शेयर कर रहा है वो। राइट, फिर आपके पास आता है डबल कोवेलेंट एंड देन ट्रिपल कोवेलेंट। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का अगर आप एग्जांपल्स देखें तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, चलो, सो व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम, आप उसको सिंगल कोवेलेंट बोलोगे। डबल कोवेलेंट तब होगा जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स, जैसे कि CO2। चलिए लिख लेते हैं H2CO2। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। राइट, चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये नोट है, की नोट है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको एक पिक्चर देता है कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट रूल। ओके बच्चों, चलो, सो आपको थोड़ा सा तो इंट्रो क्लियर हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। कुछ टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। अब जरा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देख लेते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट है, इसलिए हम बेसिक बेसिक आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, वैसे तो ये सब आप पढ़ चुके हो, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड्स आ रहे हैं। ओके, चलो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का पढ़ते हैं बच्चे। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। ठीक है ना। नाउ इसको हम करवाएंगे तो ये अपने जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो ये शेयर करेंगे आपस में। ठीक है, एंड ये एच एच बॉन्ड बना देंगे। तो ये तो था हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम था और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, दो एटम से ही तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है। आर यू क्लियर विद इट? ठीक है, सो दिस इज हाउ योर हाइड्रोजन बॉन्ड इज मेकिंग। ठीक है, ऐसे ही हम सारे चीज़ें पट करते हुए चलेंगे। चलो, कुछ चीज़ एटॉमिक नंबर और वैलेंसी तो हर एक में रखनी है हमको, तो वो थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। अभी बोला था ढंग से लिख लेते हैं, अब भी टेढ़ा लिखने लग गई मैं भी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितने होंगे? चलो CH4 का पढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, वैलेंस एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6। ठीक है,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। H4 है ना, हाइड्रोजन का तो अभी बताया था, ये तो कार्बन का लिख रहे थे, हाइड्रोजन का लिख रहे हैं, तो 1 and 1। चलो बच्चों, कार्बन लिख लो पहले बीच में, ये यहाँ पे शेयर करेगा अपने, ठीक है। अब मैम यहाँ पे तो एक ही आना चाहिए क्योंकि 4 तो बेटा एक हाइड्रोजन का भी तो आ रहा है ना, एक एक हाइड्रोजन का भी तो आ रहा है क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना, तो ऐसा एक नहीं है, ऐसे 4 है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल भी है, वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अरे रे, चलो CO2 की बात करें तो एटॉमिक नंबर कार्बन का अगेन 6 है, नंबर ऑफ वैलेंसी 4 है, हमें किसकी लिखनी है? ऑक्सीजन की लिखनी है, ठीक है। चलो इधर कार्बन का लिखते हैं, इधर ऑक्सीजन का लिखते हैं। 6 4 8 6, ये 6 नंबर ऑफ वैलेंसी है, 4 नंबर ऑफ वैलेंसी है, 6 और 8 क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक है बच्चे। तो कार्बन के 4 हो गए मैम, ठीक है। ऑक्सीजन का देखते हैं अभी, छः है ना, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो कैसे बॉन्ड बना? यही तो बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना ना, ठीक है। चलो फॉर्मेशन ऑफ H2S भी है, तो उसमें 16 और हाइड्रोजन का 1 1 करके आप कर दोगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे आप डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलो फटाफट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लो बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 ही प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। पहला कि कंपाउंड, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, पर क्यों कम होता है? क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, राइट। जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। Most carbon compounds are poor conductor of electricity. Why? Why most compounds are poor conductor of electricity? Because they don't have free electrons. ठीक है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनके पास फ्री आयंस नहीं है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस, जो मोस्ट कार्बन कंपाउंड है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। और राइट, सो ये 2 चीजें आपको पढ़नी है इसमें। लेट्स मूव अहेड। चलिए यहाँ पे ना कुछ एलोट्रॉप्स दे रखे हैं, मैंने आपको पहले चैप्टर में अलॉयज पढ़ाया था, डोंट गेट कंफ्यूज, अलॉयज एंड एलोट्रॉप्स में, ठीक है। अभी मैं आपको एलोट्रॉप्स बता रही हूँ। तो व्हाट इज एलोट्रॉफी? वो फिनोमिना जिसमें जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना वो 1 से 2 स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो विच एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको एलोट्रॉपी बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कार्बन की मेजरली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, पहला डायमंड, देन ग्रेफाइट, देन फ्लोरेंस। हम ग्रेफाइट से शुरू करते हैं। ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम है ना, इट इज बॉन्डेड बाय 3 अदर कार्बन एटम। कैसे बॉन्डेड है? बाय 3 अदर कार्बन एटम। और ये बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एज लुब्रिकेंट भी यूज होता है। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी हो गई। यूज का बात करूँ तो देखो अपनी पेंसिल की तो जो लेड होती है ना उसके अंदर भी यूज होता है, लुब्रिकेंट्स में यूज होता है, बता दिया, ठीक है। चलो बच्चों फटाफट डायमंड पढ़ लेते हैं। देखो डायमंड में क्या होता है ना कि 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। So in diamond, an atom is bounded to 4 other atoms of carbon, forming 3D structure। कौन सा स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बच्चे, ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, ड्रिलिंग रॉक्स, कटिंग और ज्वेलरी में यूज होता है। तो यूजेस क्या हो गए? ज्वेलरी, ड्रिल पार्ट्स एंड कटिंग टूल्स। प्रॉपर्टी हो गई हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, समझ आ गया। चलो फ्लोरेंस पढ़ते हैं। Buckminster fluorines. It is an allotrope of carbon containing cluster of 60 carbon atom joined. कितने ज्वाइन हुए इसमें? 60। पहले में कितने बॉन्ड थे? ठीक है, चलो ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल। ये डार्क, सॉलिड और रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। सो इट इज लो मेल्टिंग पॉइंट, स्लिपरी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेडिकल ड्रग्स में यूज होता है, मतलब मेडिकल दवाइयों में यूज होता है, ठीक है।
और देन हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए भी यूज होता है. ऑल राइट. Now we'll study about versatile nature of carbon. What is versatile nature? Existence of such a large number of organic compound is due to the following nature. मतलब कार्बन का इतना वर्सटाइल नेचर क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलता है हमको? है क्यों? क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसा है भैया. उस पर दो प्रॉपर्टी है, एक कैटिनेशन की और एक टेट्रावैलेंट की. इसी पेज पे कैटिनेशन टेट्रावैलेंट को आपको समझना है. कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. क्या होती है बच्चे? सेल्फ लिंकेज और सेल्फ लिंकिंग property. So self-linking property of an element, mainly carbon, through covalent bond to form a long, straight, branched and rings of different size are called catenation. ठीक है. अब बात आती है कि ठीक है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है तो क्यों है? क्योंकि उसका इतना छोटा सा तो साइज है. ठीक है. उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. ओके. सो इट कैन फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स, खुद के साथ भी दूसरे के साथ भी. ठीक है. देन टेट्रावैलेंट नेचर. कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4. कार्बन की वैलेंसी 4 की है. ठीक है. इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर हेटेरो एटम्स विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड. समझ आ गया बच्चे? टेट्रावैलेंसी भी समझ आ गई. ठीक है. इथेनॉल का एग्जांपल ले लो. HCCOH यहाँ पे भी H. अरे 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 तो H भाग गया. ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी H है. वो H नहीं आ रही है यहाँ पे. चलो हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं. हाइड्रोकार्बन बेसिकली कंपाउंड ऑफ कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है. नाम से समझ आ रहा है ना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन. ना दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड. यही इसी पेज पे समझेंगे इसको. सैचुरेटेड को आप CnH2n+2 की फॉर्मूले से लिखते हो. ठीक है. N यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के लिए है बच्चे, C कार्बन के लिए और H हाइड्रोजन के लिए है. सो इन दिस जो कार्बन एटम है वो कनेक्टेड है बाय सिंगल बॉन्ड. सैचुरेटेड में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है. ऑल राइट. चलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n where N is number of carbon again. ऑल राइट. इसमें +2 था, इसमें नहीं है. डिफरेंस देखते रहना फॉर्मूले में. ठीक है. इसमें 2 कार्बन कनेक्टेड है बाय डबल बॉन्ड. ऑल राइट बच्चों. फिर एल्काइन. ओके. इसके साथ एक और चीज आती है, यहां बताती हूं. एल्काइंस क्या है? क्या है बच्चे? एल्काइंस. राइट. एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2. इधर +2 था, इधर कुछ भी नहीं था, इधर -2 है. ठीक है. और ये बेसिकली वो कार्बन आइटम होते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. जैसे प्रोपाइन, ओके, ब्यूटाइन, ऑल राइट, और इथाइन, पेंटाइन. समझ आ गई? चलो चलो अभी फटाफट से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं. मतलब सैचुरेटेड का भी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. पढ़ तो चुके ही हो तुम. ठीक है. अच्छा सैचुरेटेड को क्या एल्काइन की फॉर्म में बता देती हूँ. चलो एल्केन, ये भी अनसैचुरेटेड के अंदर आएगा. ठीक है. एल्केन इज सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड के लिए आप 2 में लिखते हो. एक हो गया एल्काइन और दूसरा हो गया एल्कीन. ठीक है. तो अनसैचुरेटेड के 2 हैं, एल्काइन और एल्कीन. ऑल राइट. तो हाइड्रोकार्बन अगर इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो क्या बोलूँगी? प्रोपेन, पेंटेन, इथेन, ब्यूटेन. समझ आ गई बच्चों? आयन की फॉर्म में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन. ठीक है. चलो मैंने आपको बता दिया. अच्छा बच्चे एक चीज़ है आइसोमेरिज्म. आपको पता होगा वो कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है.
अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि बिल्कुल सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट है। और राइट, जैसे आपको आपके घर वालों ने एकदम सेम चीज़ें दे रखी है, राइट, आपको वही चीज़ें आपके पास है, वही चीज़ें आपके भाई के पास है, आप दोनों ने अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखी है। किसी एक को तो बहुत बढ़िया तरीके से रखा जा रहा है, दूसरे को लताड़ दिया जा रहा है। यानी कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज, उनको हम आइसोमर्स बोलेंगे। बहुत गंदा एग्जाम्पल था, बट समझ आ गया होगा तो भूलोगे कभी नहीं। चलो, होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट्स और 14 मास यूनिट्स आर नोन एज होमोलोगस सीरीज। बेसिकली इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। ठीक है, दे आर सब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, है ना, वो भी पढ़ना जरूरी होता है। पहला तो सक्सेसिव नंबर इन होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट। ठीक है, दूसरा सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तीसरा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पे बच्चे मैं नहीं जा रही हूँ, कितना टाइम नहीं है कि मैं आपको भी नॉमेनक्लेचर समझाऊँ बैठ के। और राइट, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स के ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना है, एंड वो यू वांट गलत नहीं करोगे आप। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कंबशन की। कंबशन क्या होता है? कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपाउंड है, एक्स कंपाउंड, ठीक है, आप उसको एयर और हीट, आप उसको कंबस्ट करते हुए की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? वो CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में हीट प्लस लाइट। ये हो गई कंबशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म अ सूटी फ्लेम। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करोगे विद येलो स्मोकी फ्लेम। चलिए एक केस पढ़ लो। गैस एंड केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट बर्न टू गिव इट क्लीन ब्लू flame. Due to presence of small amount of nitrogen and sulfur, coal and petroleum produce carbon dioxide with oxides of nitrogen and sulfur, which are major pollutant. इसका केस है। ऑक्सीडेशन के बारे में आपको पता है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स इथेनॉइक एसिड। यानी आप इथेनॉल को अगर वो कर रहे हो तो आपको इथेनॉइक एसिड मिल जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्षमता है दैट आर कैपेबल ऑफ एडिंग हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो एडिशन रिएक्शन होती है, आपने कोई कार्बन कंपाउंड लिया, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपने यूज किया। कैटलिस्ट कैन भी निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम। ठीक है, उसको और रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गई। चलो, कैटलिस्ट तो आपको पता ही होंगे क्या हुआ, क्योंकि मैंने अभी कैटलिस्ट एक टर्म यूज करी है। तो कैटलिस्ट आर नथिंग बट दे आर सब्सटेंस जिस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग इट, खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते पर स्पीड अप कर देते हैं, आग में घी डाल देते हैं। चलो, पर आग में घी डालते तो घी यूज़ होती है, इसमें कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। वनस्पति घी, वेजिटेबल घी के बारे में तो पता होगा ही आपको। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ आप लोग अभी पढ़ चुके हो, है ना? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आई श्योरली आंसर। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जिसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, नाम से समझ आ रहा है, रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, चलो नाउ अगेन आपको इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके में सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की कैटेगरी दे रखी है। इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। कलरलेस होता है बच्चे, इन्फ्लेमेबल होता है। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ? मैं आपको बता रही हूँ इथेनॉल के बारे में। ठीक है, कलरलेस होता है ये, इन्फ्लेमेबल होता है, मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रपोर्शन, और लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं दिखाता। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो
जब आप इथेनॉल को रिएक्ट कराओगे सोडियम के साथ, ठीक है, CH3CH2OH, या फिर आप कर लो C2H5OH पढ़ लो इसको, चलो ऐसे इजी कर लो, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं। इसको सोडियम के साथ करोगे तो आपको क्या मिलता है, CH3CH2Na मिलता है ना, यानी कि C2H5Na नहीं मिलता है, और H2O अलग हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस नॉट H2O, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है क्योंकि आपको ऑक्सीजन यही मिलता है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट इथेनॉल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सब्सटेंस जो कि रिमूव कर देता है वाटर को फ्रॉम अल्कोहल, उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, जैसे कि H2SO4। ऑल राइट, it used as solvent as antiseptic, styrene as antifreeze, ऑटोमोबाइल। इथेनॉइक एसिड की बात करो बच्चों, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है, इथेनॉल का क्या है, C2H5OH। चलो, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, 5 से 8% इथेनॉइक एसिड वाटर में यूज करते हो, उसको विनेगर बोलते हो। मेल्टिंग पॉइंट प्योर इथेनॉइक एसिड का कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, कितना होता है बच्चे, 290 केल्विन, ठीक है, और इसीलिए इट ऑफन फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट, सो नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो ये भी आपका कलरलेस होता है, ठीक है, ये भी कलरलेस होता है, इसकी स्मेल थोड़ी सी पंजेंट होती है, ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है, एंड मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। दूसरी चीज, इट टर्न्स ब्लू टू रेड। व्हाट ब्लू नाउ मैम, क्या ब्लू, लिटमस पेपर हंसा, लिटमस पेपर हंसा, ठीक है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देगा, समझ गए तुम लोग। चलो आगे चलते हैं। ओके, सोप्स एंड डिटर्जेंट से पहले थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। स्टेरिफिकेशन नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज आई थिंक एनसीईआरटी में इतनी ही है। चलो सोप एंड डिटर्जेंट वाला पढ़ते हैं, ठीक है। सोप क्या होता है, बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है, सोप इज नथिंग बट सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट होता है आपका अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स बच्चे, अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स, ठीक है, ऊपर जगह कम थी। चलो, जनरल फॉर्मूला सोप का क्या होगा, RCOOE होगा, ठीक है। चलो बच्चों, सोप्स एंड डिटर्जेंट में ना तुम डिफरेंस जान लो सबसे पहले तो। सोप सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है, डिटर्जेंट अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं। डिटर्जेंट में आयनिक पार्ट ऑफ डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट में जो उसका आयनिक पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, आयनिक पार्ट, कहाँ गया पेन, हाँ ये रहा, आयनिक पार्ट होता है ये, ऑलराइट। चलो, आयनिक पार्ट इसमें क्या होता है, CO नेगेटिव Na, अगर इसके आगे R लग जाएगा तो डिटर्जेंट का आप जनरल फॉर्मूला बना सकते हो। एफिशिएंसी जो होती है सोप की वो कम हो जाती है हार्ड वाटर में, ठीक है, पर जो एफिशिएंसी है डिटर्जेंट की उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता हार्ड वाटर में, ठीक है। सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एडवांटेज की बात करी जाए तो मेन एडवांटेज क्या होता है डिटर्जेंट का ओवर सोप, कि soap cannot be used in hard water for washing because hard water react with soap to form cruddy white precipitate called scum, right? तो इसलिए hard water में soap को आप नहीं use कर सकते हो। soap does not give lather while detergent does, ठीक है। cleaning action of soap, चलो बच्चों क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप देखो, यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ मिसल फॉर्मेशन का, ठीक है।
थोड़ा सा अवॉइड करना, ये बेकार सी राइटिंग है और ड्राइंग भी बेकार ही है, खैर ठीक है। मैं आपको मिसल फॉर्मेशन समझा रही हूँ, ठीक है। ये Na+, 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 ठीक है। ये क्या है? ये है ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। और ये डायग्राम किस चीज़ का है? समझ तो गए होंगे तुम लोग कि मैडम ये तो मिसल फॉर्मेशन है, हमको पता है मैडम, ठीक है। हाँ, तो हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ रहे हैं, तो बच्चे दोनों ही सोप एंड डिटर्जेंट कंटेन पार्ट्स, ठीक है। क्लीनिंग के लिए तो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट दोनों के अंदर होता है, ठीक है, विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, एंड शॉर्ट आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक नेचर बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी जो वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोफोबिक यानी जो रिपेल कर रहा है। तो जो शॉर्ट पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है यानी अट्रैक्ट कर रहा है। So hydrocarbon part of soap molecule link itself to the dirty oil. खुद ही लिंक कर जाएगा, ठीक है। आयनिक एंड ओरिएंट्स इटसेल्फ टुवर्ड्स वाटर एंड फॉर्म अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको मिसल बोलते हैं। जो सोप मिसल है, इट हेल्प्स इन डिजोल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वॉश आवर क्लोथ्स। तो ये रीजन है कि आपके कपड़ों पे जो दाग धब्बे होते हैं वो साफ हो जाते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करो तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस electron between two atoms so that each atom acquires the stable electronic configuration of the nearest noble gas को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंसी मैंने आपको बता दी, कार्बन के बारे में बता दिया, टेट्रावेलेंसी बता दी, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एल्केन्स एल्कीन्स के बताते हैं, होमोलोगसीज बता दिया, ठीक है, नोमेनक्लेचर बता दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी, या एंड दैट्स इट, राइट। आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट है बच्चों तो तुम लोग पूछ सकते हो। समझ गए ना? समझ आ रहा है ना? ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा तुमको? तुमको तो समझना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ बच्चा, राइट। चलो मैं एक बार आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड का भी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। गोल सा बनाओ, गोल सा बनाओ, आसमां में एक अधूरा चांद तुम बनाओ। अधूरा चांद ही बनाना है, ठीक है, पूरा गोल सर्कल बनाना है। चलो, ये क्या है? ये है हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक यानी वो एंड जिसको नफरत है, पानी मतलब अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि अट्रैक्ट करता है। ये टेढ़ा क्यों हो गया? कोई बात नहीं, तुम समझ जाओ बच्चों, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड समझ आ गया। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये जाके डर्ट से कनेक्ट टच होता है और आपके क्लोथ्स एकदम ऐसे क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही था। मिसल फॉर्मेशन बता दिया। अच्छा बच्चे, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट के बारे में पता है आप लोगों को? ये चीज़ रह गई। चलो, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, ठीक है, उसको स्कम बोलते हैं। तो मैंने बताया था स्कम क्रिएट्स डिफिकल्टी इन क्लीनिंग, तो इसलिए बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट जो इंसॉल्युबल स्कम है वो नहीं बनता हार्ड वाटर में, तो जो कपड़े हैं वो ढंग से धुल जाते हैं। समझ आ गई? आ गई ना समझ? चलो, तुम लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हियर वी एंड आई विल कम अप विद अच्छे से नोट्स ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ऑलराइट, चलो बच्चों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।